वेलकम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रायंगल में। आज हम लोग क्लास 10th साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो झारखंड बोर्ड के टर्म 1 के सिलेबस के आधार पर है। आज हम लोग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो चलिए, आप लोगों को मालूम होगा कि दाढ़ी बनाने के लिए चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना पड़ता है, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। ऑप्शन है आपके F बराबर R/2, R बराबर F/2, R बराबर F या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस प्रश्न का भी उत्तर आता होगा कि इसमें जो होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध ये होता है कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। तीसरा प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा देख लेते हैं हम लोग। आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है प्रकाश की किरणें तो दोनों माध्यम के अनुसार प्रकाश का वेग जो है बदलता रहता है। माध्यम जैसा होगा प्रकाश का वेग उस तरीके से होगा। आपको पता है कि प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। उसके अलावा जिस प्रकार से उसका अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा माध्यम का, प्रकाश का वेग उसी प्रकार से धीमा होता जाता है। तो वेग तो परिवर्तित होगा, तो ये यहाँ पे आंसर नहीं होगा। तरंग दैर्घ्य की बात करें तो जब वेग बदलेगा तो तय की गई लंबाई भी घटती और बढ़ती है, इसलिए तरंग दैर्घ्य भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति होता है कि वो जो कंपन जो करता है, जो दोलन करता है, वो 1 सेकंड में कितनी बार करता है, ये उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति जो है सो कभी भी प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के दौरान नहीं बदलता है। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आवृत्ति। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद समांतर किरणें किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो ध्यान दीजिएगा, समांतर किरणें किस प्रकार समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण है और मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आ रही है तो आपको पता होगा कि ये टकरा कर कहाँ जाएगी, सीधा का सीधा कहाँ जाएगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, F, यानी कि फोकस बिंदु। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण क्या होगा, यानी एक ऐसा दर्पण जिसके सामने वस्तु को कहीं पे भी रख दीजिए उस वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनेगा और बराबर आकार का बनेगा। देखिए, अगर सिर्फ सीधा का बात करता तो सीधा आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण भी सीधा बनाता है और समतल दर्पण भी सीधा बनाता है, लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन दे दिया है, वो दे दिया है बराबर आकार का। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है जबकि समतल दर्पण में वस्तु का बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, केवल और केवल समतल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपको पता होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी कितनी होगी। आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो यहाँ पे 50 का आधा हो जाएगा 25। तो यहाँ पे उत्तर हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए, फोकस दूरी कितना दिया है, 1 मीटर। आपको पता होगा लेंस की क्षमता होता है 1/√2
F। तो यहाँ हो जाएगा 1/1, यानी फाइनली आपको मिलेगा 1, और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा? 1 डायोप्टर। लेकिन यहाँ पे 1 डायोप्टर माइनस में भी दिया है ऑप्शन और प्लस में भी दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस आपको पता होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो जब फोकस दूरी पॉजिटिव होगा तो इसका क्षमता भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी प्लस में होगा। तो इसका उत्तर हम लोगों का क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर, यानी +1 डायोप्टर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के सामने, देखिए अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल लेंस आपको पता होगा, अवतल लेंस के सामने अगर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? तो आपको पता होगा कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो इसी साइड बनता है। आपको पता होगा हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग क्या चलेंगे? ऑप्शन है हमारा पहला आभासी और सीधा, तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, आभासी और सीधा। चलिए अगला प्रश्न है, डायोप्टर मात्रक है किस चीज़ का? तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि डायोप्टर किस चीज़ का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, 2D यानी 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर क्या होगा, यानी फोकस दूरी क्या होगा? देखिए P है 2 डायोप्टर, F बराबर होता है 1/P, तो हो जाएगा 1/2। अगर आप इसको, ये मीटर में होता है F, अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो जो 2 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस होगा उसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आइरिस, पुतली, कॉर्निया और परितारिका। तो आपको मालूम होगा कि आँखों का जो रंगीन भाग होता है वो आइरिस होता है। जब आप देखिएगा कि आँखों के भीतर जो ब्लू रंग का बनता है, किसी किसी की आंखें भूरी होती है, किसी की आंखें जो है सो नीले रंग की होती है, तो ये जो रंग होता है ये आइरिस के द्वारा ही प्रदान किया जाता है, जिसे हिंदी में परितारिका भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपको पता है कि मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो किस जगह बनता है? ये पीछे के साइड, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं। रेटिना पे मानव नेत्र के भीतर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और इसी रेटिना को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। तो इसका उत्तर होगा दृष्टि पटल। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो पहले समीकरण को आप देख लीजिए। समीकरण है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके टूटने से बन रहा है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं कि एक पदार्थ से 3 पदार्थ बन रहे हैं टूट करके। तो आपको पता होगा कि इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो संतुलित आपको चेक करना होगा। संतुलित आपको पता है कि अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित जितने भी तत्व होंगे सभी की संख्या या आप कह लें द्रव्यमान समान होना चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे है पहला ऑप्शन में Na2 और इस साइड में सोडियम है 1, ये तो संतुलित है नहीं, ये हो गया कैंसिल हमारा। दूसरा में देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम है 4 और यहाँ पे भी देखिएगा 2 × 2 4। ऑक्सीजन को देख लीजिए यहाँ पे 2 × 2 4 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 × 3 6 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बराबर नहीं हो रहा है हमारा, तो ये भी कैंसिल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ 2CO यानी कॉपर 2 है और इस साइड में अगर आप देखें उत्पाद में तो कॉपर 1 ही है, तो यहाँ पे कॉपर की संख्या बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन हमारा है, देख लेते हैं Zn यानी जिंक हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ भी इसका संख्या 1 है, यहाँ पे कॉपर की संख्या 1 है, यहाँ भी कॉपर की संख्या 1 है, यहाँ SO4 सल्फेट की संख्या 1 है और यहाँ भी सल्फेट की संख्या 1 है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा जो चौथा ऑप्शन है ये क्या है? संतुलित है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा Zn + CuSO4, एरो का निशान ZnSO4 + CO। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर का प्रश्न है हमारा, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन और अपचयन हो रहा है? तो एक समीकरण दिया हुआ है, इसमें आपको ढूंढना है कि किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है।
देखिए PbO यानी लेड ऑक्साइड से बन रहा है लेड, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर घट रहा है। तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का घटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो अपचयन किसका हो रहा है, PbO यानी लेड ऑक्साइड का। सेकंड देख लीजिए, यहाँ पे कॉपर है और कॉपर से बन रहा है कॉपर ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ रहा है और ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है उपचयन। तो उपचयन किसका हो रहा है, तो कॉपर का हो रहा है उपचयन और लेड ऑक्साइड का हो रहा है अपचयन। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए उपचयन अपचयन बोल रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, जिसमें है उपचयन कॉपर का और अपचयन लेड ऑक्साइड का। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे है, किसका उपचयन हो रहा है, उपचयन। पता है आपको कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो देख लीजिए ZnO यानी जिंक ऑक्साइड से बन रहा है जिंक, तो इसका तो अपचयन हो रहा है, ये तो नहीं होगा। और यहाँ देखिए कार्बन से हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उपचयन किसका हो रहा है, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 18 नंबर, देखिए दिए गए समीकरण में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। अभी हम लोग एक संतुलित वाला क्वेश्चन देख चुके हैं, फिर से दोबारा आ गया है हमारा क्वेश्चन, तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं। Ag यानी सिल्वर, सिल्वर की संख्या 1 है, उत्पाद में भी सिल्वर की संख्या 1 है। NO3 यानी जिसको नाइट्रेट कहा जाता है, NO3 नाइट्रेट यहाँ पे 1 है, यहाँ भी नाइट्रेट 1 ही है। नेक्स्ट देखिए Na यानी सोडियम, सोडियम की संख्या अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी 1 ही है। और Cl यानी क्लोरीन, क्लोरीन की संख्या अभिकारक में भी 1 है और उत्पाद में भी 1 है। तो यहाँ हम लोगों को बाकी ऑप्शन देखने का भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरह पदार्थों की मात्रा क्या है, सेम टू सेम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, लौह चूर्ण, यहाँ ला लिखा गया, लौह होगा, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लौह चूर्ण आपको पता है Fe, जब इस पर आप HCl डाल दीजिएगा तो आपको पता है कि ये है हमारा क्या, धातु और ये है अम्ल। तो जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ आपका बनेगा FeCl3 प्लस H2। तो ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिए क्या क्या बन रहा है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पे भी हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो जा रहा, सही हो जा रहा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का क्या बना, एक आयरन क्लोराइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस बना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। आपको पता होगा सूचक उसे कहते हैं जो किसी विलयन की अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का पता लगा लें। और रंगीय सूचक मतलब अम्लीय, क्षारीय अलग अलग प्रकार की प्रकृति वाले विलयन में जब उसको हम लोग डालेंगे तो उसका रंग क्या होगा, बदल जाएगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रंगीय सूचक कहते हैं। तो आपको पता होगा यहाँ पे ऑप्शन है लौंग, लिटमस, वैनिला और प्याज। तो यहाँ बाकी चीज़ों को आप देखते हैं तो वो अलग अलग तरह से व्यवहार करेगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए जो सबसे आसान है, जो आप कई बार पढ़े होंगे, लिटमस पत्र के बारे में, कि अम्ल में अगर डाला जाए तो वो नीले से लाल हो जाता है, क्षार में डाला जाए तो लाल से नीला हो जाता है। तो रंग बदलने का यहाँ पे काम कौन कर रहा है, लिटमस। तो ये हो जाएगा हमारा रंगीय सूचक। अगला प्रश्न हमारा, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। तो आपको पता होगा हड्डियों को जोड़ने के लिए, आप लोग जानते भी होंगे कि हड्डियाँ जब टूट जाती है तो प्लास्टर किया जाता है, तो इसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है CaSO4, CaOCl2, CaSO4 half H2O और CaSO4 2H2O। तो आपको पता होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 × हाफ H2O। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। देखिए वही इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है, यहाँ पे भी हो जाएगा ऑप्शन सी, CaSO4 × हाफ H2O। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है, मतलब कौन सी अभिक्रिया हो रही है। समीकरण को देख लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बन रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास संयोजन, वियोजन, विस्थापन और विस्थापन। अच्छा ये 2 बार लिखा गया, यहाँ पे द्विविस्थापन होगा ऑप्शन में।
कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ऑप्शन हमारा वो तो सही होने नहीं जा रहा है। हम लोग देख लेते हैं H2 + O2 यानी दो अभिकारकों के मिलने से एक उत्पाद बन रहा है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट है, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको पता होगा खट्टे फल बहुत सारे होते हैं, जैसे नींबू, संतरा। अगर देखा जाए कॉमन रूप में, अगर ये 2 खट्टे फल हैं, नॉर्मली तरीके से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम खट्टे फल में आपको क्या मिलेगा? तो उसमें मिलेगा आपको साइट्रिक अम्ल, जिसको सिट्रिक अम्ल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे और भी खट्टे फल हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, जैसे आप इमली के बारे में देख लीजिएगा, तो इमली में टार्टरिक अम्ल आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे जिस तरह का प्रश्न दिया हुआ है उसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो कॉमन हमारा क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल एक कॉमन ऐसा अम्ल है जो लगभग सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देख लीजिए इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो बगल में एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक खिड़की बना है, खिड़की से सूर्य की किरणें आ रही है, और एक चाइना डिश यहाँ पे रखा हुआ है, और उस चाइना डिश में क्या है? सिल्वर क्लोराइड है, यानी AgCl है। तो आपको पता होगा कि AgCl को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो क्या हो जाता है? तो यह टूट जाता है, यानी सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। यहाँ पे गलती से विस्थापन हो गया 2 बार। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक अभिकारक टूट रहा है, 2 अलग अलग भाग में बट रहा है, तो ये क्या होगा हमारा? तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो है वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव उपक्रम उत्तरदायी है? तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि शरीर में एक जगह से दूसरी जगह भोजन या किसी अन्य पदार्थ को अगर ले जाना है तो इसको हम लोग कौन सा जैव प्रक्रम मानते हैं? तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा परिवहन, जिसको एक अलग नाम दे दिया है यहाँ पे संवहन। संवहन कहिए, वहन कहिए या परिवहन कहिए, ये एक ही है। यहाँ ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण में क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल और खनिज लवण चाहिए। तो यहाँ आप ऑप्शन आप देख लीजिए कौन है जो आवश्यक नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? तो आप देख लीजिए स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषण। तो आपको पता होगा कि स्वपोषी जो अपना भोजन खुद से बना ले और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना रहे, तो हम लोग तो ऐसे है नहीं। मृतजीवी जो केवल मरे हुए जीवों के शरीर से भोजन प्राप्त करता है, तो हम लोग इस कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। परजीवी जो किसी दूसरे जीवित जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करता है, तो हम लोग इस कैटेगरी में भी शामिल नहीं होते हैं। लास्ट में है प्राणी संपोषण, यानी प्राणियों के जैसा भोजन करने वाला, मुख में भोजन को उठाकर ग्रहण करने वाला, तो हम लोग इस कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है, प्राणी संपोषण। अगला प्रश्न है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो वसा के पाचन के लिए एंजाइम अगर आप यहाँ देखते हैं ऑप्शन के अनुसार, पहला ऑप्शन है टाइलिन, दूसरा पेप्सिन, तीसरा ट्रिप्सिन और चौथा लाइपेज। सभी के बारे में एक एक करके देख लीजिए। टाइलिन के बारे में आपको पता होगा कि टाइलिन क्या करता है? हमारे भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। यह हमारे मुख में लार ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका मतलब है कि यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये तो हो गया गलत। दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है ट्रिप्सिन। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं? तो ये दोनों एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं, प्रोटीन का। तो ये भी हमारा सही नहीं हुआ। तो अगला जो हमारा ऑप्शन है लाइपेज। लाइपेज के बारे में आप पढ़िएगा, यह हमारे अग्न्याशय से स्रावित होता है और यह क्या करता है? वसा का पाचन करता है हमारे क्षुद्रांत में। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, लाइपेज, ये वसा का पाचन करता है। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना कहाँ होता है? देखिए, श्वसन की जब प्रक्रिया होती है तो आपको पता होगा कि श्वसन की प्रक्रिया में
हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और वो इसलिए लेते हैं ताकि ग्लूकोज को तोड़ सकें। ग्लूकोज पहली बार जब टूटता है तो वो ग्लूकोज से पाइरूवेट में बदलता है और फिर ये पाइरूवेट टूटता है, तब जाकर के हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। यहाँ पूछा गया है कि ग्लूकोज पाइरूवेट में जो टूटता है ये प्रोसेस या प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना ये कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपको लग रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया हम आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि पाइरूवेट फिर जब टूटता है और जब हम लोगों को ऊर्जा मिलती है तो पाइरूवेट का पुनः से टूटना, वो भी ऑक्सीश्वसन में, जब ऑक्सीजन की पूरी भरपूर मात्रा उपलब्ध होती है उस समय जब हमारा पाइरूवेट टूटता है और ऊर्जा मिलती है, तो ये प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे शरीर में पाइरूवेट का टूटना, ग्लूकोज से पाइरूवेट का बनना कोशिका द्रव्य में होता है और पाइरूवेट से ऊर्जा मिलना टूट करके ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न है, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? इसका मतलब है आपको पता होगा कि पौधों के पत्तियों में क्या बनता है? भोजन बनता है। और जब पत्तियों में भोजन बनता है तो ये भोजन फिर पौधे के प्रत्येक भाग तक जाता है। तो इस भोजन को लेकर कौन जाता है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट और रंध्र। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्लोएम। आपको पता होना चाहिए कि फूड यानी भोजन का जो परिवहन होता है वह फ्लोएम के माध्यम से होता है और जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम के माध्यम से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम। अगला प्रश्न है, किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? आप पढ़े होंगे कि जैव प्रक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवों के अनुरक्षण का कार्य करती है। कह सकते हैं कि जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें जैव प्रक्रम करना पड़ता है, जिसमें आ जाएगा पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा जनन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जनन की प्रक्रिया से जीवों की संख्या बढ़ती है और जीवों की संख्या ही बढ़ती है, साथ में विविधताएं आती है जो प्रतिकूल परिस्थिति में जीने की क्षमता देती है। और आप कह सकते हैं कि संख्या बढ़ती है, वृद्धि होती है, तो उसका अस्तित्व, जीव का अस्तित्व क्या होता है? बना रहता है। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसमें आप पढ़िएगा जैव विविधता के बारे में कि जैव विविधता भी अस्तित्व बनाए रखने में सहायता करती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत अधिक है तो हम लोग इतना समय क्वेश्चन पे नहीं देंगे, हम लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? आपको पता होगा कि शाकाहारी जीवों का क्षुद्रांत मांसाहारी जीवों की अपेक्षा क्या होता है? ज़्यादा लंबा होता है। तो यहाँ ऑप्शन में आप देख लीजिए, मनुष्य, कुत्ता, गाय और शेर। इसमें शाकाहारी कौन है? गाय। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो आपको पता होगा कि अमीबा जो जीव है इसका सबसे पहले जब विभाजन होता है तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक दो भागों में बढ़ती है और जैसे ही केंद्रक दो भागों में बढ़ जाएगा तो पूरी की पूरी कोशिका भी क्या हो जाएगी? दो भागों में बढ़ जाएगी। और किसी एक जीव का दो भागों में बंटना क्या कहलाता है? द्विखंडन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही, द्विखंडन। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन, हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो हाइड्रा में आपको पता होगा कि हाइड्रा में जो जनन की विधि है वह कौन सी है? मुकुलन। ऑप्शन ए, मुकुलन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है? यानी पौधे में मादा जनन अंग का कौन सा भाग है? ऑप्शन है हमारा परागकोश, अंडाशय, तंतु और पुंकेसर। तो देखिए परागकोश जहाँ परागकणों का निर्माण होता है, तो ये तो क्या है? नर जनन अंग है। तंतु जो परागकोश को खड़ा करके रखता है वो हो गया तंतु, ये तंतु कहलाएगा। यहाँ पे परागकोश होते हैं जहाँ परागकणों का निर्माण होता है। और पुंकेसर, इस पूरे भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। यानी आपका ये जो ऑप्शन बी है अंडाशय, यह पौधे का मादा जनन अंग होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? लैंगिक मतलब होता है कि जो जनन प्रक्रिया के दौरान, या आप कह सकते हैं कि जब
जनन की प्रक्रिया की जाती है और उस दौरान जो रोग होते हैं उसे लैंगिक रोग कहा जाता है। और संचरण मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसे क्या कहते हैं? संचरणीय रोग। तो ऐसा रोग जो लैंगिक मतलब कह सकते हैं कि जनांकिकीय रोग भी है और संचरणीय रोग भी है। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गोनोरिया, जिसे गोनेरिया भी कहते हैं। गोनेरिया क्या है? एक लैंगिक संचरण रोग है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है आपका शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, वृषण और प्रोस्टेट ग्रंथि। 4 ऑप्शन है, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए और इसका उत्तर देने का कोशिश कीजिए। देखिए, शुक्राशय क्या है? शुक्राशय एक ऐसी थैली है जिसमें शुक्राणु इकट्ठा होते हैं, यहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं, ये नहीं होगा। शुक्रवाहिनी एक ऐसी नली है जिसके माध्यम से शुक्राणु क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो एक सफ़ेद रंग के तरल पदार्थ का स्रवण करती है, जिसे हम लोग वीर्य कहते हैं। यानी यह वीर्य क्या करता है? शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पे भी प्रोस्टेट ग्रंथि में भी शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है? सही है, वृषण। आप पढ़िएगा कि मानव नर में 2 वृषण होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं, और इनमें क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण भी होता है और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी स्रवण होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है? आपको पता होगा तापीय विद्युत संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट आप लोगों को एग्जाम्पल देकर समझाए थे स्टील सिटी बोकारो के बारे में। थर्मल पावर प्लांट मतलब जहाँ पर हीट के माध्यम से, हीट यानी ऊष्मा के माध्यम से क्या किया जाता है? बिजली उत्पन्न की जाती है। यानी ऊष्मा को किसमें बदला जाता है? विद्युत में बदला जाता है। ऊष्मा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। यहाँ तो ऑप्शन ए ही क्या हो गया? सही हो गया। ऐसे बाकी ऑप्शन को भी देख लीजिए, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, बिल्कुल नहीं। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, बिल्कुल नहीं। नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो ये भी आपका हो जाएगा गलत। पूरा का पूरा सटीक उत्तर हमारा होगा ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होना। अगला प्रश्न है, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस सीएनजी अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए, तो इसमें होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये होगा नहीं। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये भी नहीं होगा। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं। जैव गैस, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा कि गोबर गैस को जैव गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस के बारे में अगर आप देखते हैं तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस यहाँ होता है। आपको पता है कि प्रकाशीय केंद्र के राइट साइड में जो भी दूरी मापी जाएगी वो प्लस होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पॉजिटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, सबसे कम। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार चलेंगे हम लोग, जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा, अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, उसमें वेग क्या होगा? कम होगा। तो देखते हैं क्या करके हम लोग। निर्वात, इसका अपवर्तनांक 1 होता है। जल अपवर्तनांक अगर आप देखेंगे लगभग 1.44 के समथिंग होता है। वायु 1.003 के समथिंग होता है और कांच होता है 1.5 होता है। यानी यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होगा? तो कांच में होगा। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट है 4D यानी 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। ऐसे अवतल लेंस हम लोग देख लें तो अवतल लेंस की फोकस दूरी लेफ्ट साइड में होती है, यानी नेगेटिव होती है। पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए, क्षमता कितना दिया हुआ है? 4 डायोप्टर दिया हुआ है क्षमता, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 1/P यानी 1/4 मीटर। जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अगर कटेगा तो ये आपका फाइनली आंसर कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। चूँकि अवतल है तो क्या होगा? -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन 25 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन माइनस गलती से छूट गया है। अगर अवतल लेंस देगा तो माइनस ऑप्शन में आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे फिर भी आपका ऑप्शन बी सही होगा, और वह क्या होगा? -25 सेंटीमीटर।
अगला प्रश्न है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो फोकस दूरी है कितना 50 सेंटीमीटर, तो क्षमता हो जाएगा 1/f यानी 1/50 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब तक हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं करेंगे तब तक हम लोग लेंस की क्षमता नहीं निकालते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 कटेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। फाइनली आंसर क्या आएगा 2 डायोप्टर। चूँकि उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस है तो क्षमता भी क्या होगी प्लस में होगी। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। अभी हम लोग देख चुके हैं कि जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होता है वेग कम होता है, तो इसका उल्टा यहाँ होगा, जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा वेग उतना अधिक होगा। तो देख लेते हैं किसका कम है। कांच का होता है 1.5, पानी का लगभग 1.44 के लमसम में होता है, हवा का होता है 1.003 और निर्वात का होता है 1। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, निर्वात में होगा। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी आपको पता होगा जिस प्रक्रिया के दौरान या जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का निर्माण होता है या ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्मा निकलती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और संवहन। जब इन चारों ऑप्शन को आप देखिएगा तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊष्मा प्राप्त होती है, वो श्वसन के दौरान प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए श्वसन। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चिप्स के पैकेट को विकृत गंधिता से बचाने के लिए, चिप्स के पैकेट को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो कौन सी गैस डाली जाती है, आपको पता होगा कि इसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है वह है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको पता होगा कि जंग लगने में क्या होता है कि आयरन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और बना लेता है आयरन ऑक्साइड। इसी को हम लोग कहते हैं जंग लगना। तो आयरन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। तो ऑप्शन है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो ये कौन सा हो जाएगा, संयोजन, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें मिलकर के, दो पदार्थ मिलकर के सिंगल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है। तो विकृत गंधिता आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं तो वे उपचयित हो जाते हैं और इसी के कारण उनका स्वाद और गंध बदल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है। आपको पता होगा कि जब चूने को हम लोग लेके आते हैं और उस चूने को हम लोग किसी भी ये बर्तन में डाल करके उसमें पानी डाल देते हैं या पानी डालकर उसमें चूना डाल देते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा निकलने लगती है। आपको पता, तो ये कौन सी अभिक्रिया है। तो नॉर्मल सी बात है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऊष्माक्षेपी का दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो आपको समझना होगा कि चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जब उसमें हम लोग जल मिला देते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर दो पदार्थों के मिलने से एक सिंगल पदार्थ बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी संयोजन, क्योंकि दो पदार्थ के मिलने से एक पदार्थ बन रहा, संयोजन हो रहा, ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्माक्षेपी है। अगला प्रश्न, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आयरन कील डुबोते हैं तो बन जाता है हमारा आयरन सल्फेट और कॉपर हमारा विस्थापित हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि आयरन कॉपर को विस्थापित करके उसका जगह ले रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो यह है हमारा ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, मतलब प्राकृतिक कौन है। मिथाइल ऑरेंज, ये मानव निर्मित है। फिनाफ्थलीन, ये भी मानव निर्मित है। लिटमस, तो लिटमस आपको पता होगा कि लाइकेन से बनता है और लाइकेन क्या है, तो एक प्राकृतिक
पौधा है लाइकेन हमारा। और नेक्स्ट ऑप्शन है मिथाइल रेड, ये भी है हमारा मानव निर्मित। तो यहाँ फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लिटमस पत्र, जो एक प्राकृतिक सूचक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा? तो बड़े समझिए कि लाल किस में होता है। आपको पता होगा कि अगर हम लोग अम्ल में डुबो दें तो अम्ल में डुबोने से क्या होगा, तो नीला लिटमस पत्र क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इसका मतलब है कि अम्ल जो होगा वह लिटमस पत्र को लाल कर देगा, जो अम्ल नहीं होगा वह लिटमस पत्र को लाल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि कौन अम्ल हमारा नहीं है। ऑप्शन ए है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी अम्ल है। CH3COOH, ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल है। यानी तीनों ऑप्शन हमारा नहीं होगा। लास्ट है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक क्षारक है। इसका मतलब है कि लिटमस पत्र को लाल नहीं कर पाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? क्रिस्टलीकरण का जल मतलब जल क्रिस्टल के रूप में मौजूद है। तो यहाँ चारों ऑप्शन को जब आप देखिएगा, फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड, सेकंड है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, यानी इसको कहते हैं हम लोग डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट है हमारा कॉपर सल्फेट और नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जल क्रिस्टल के रूप में किस में जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगला प्रश्न है हमारा, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का उपयोग होता है? तो आपको पता होगा कि अग्निशामक यंत्र में जो सोडा जल अग्निशामक होता है उसमें खाने वाले सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बेकिंग सोडा। तो आप चारों ऑप्शन में देख लीजिए, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला कौन सा है? तो बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आपको पता होगा कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। एक हमारा कहलाता है आलिंद और एक हमारा कहलाता है नीचे वाला भाग नीलय। ऊपर वाला भाग आलिंद और नीचे वाला भाग नीलय। बायां आलिंद बायां नीलय, दायां आलिंद दायां नीलय। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है? तो भोजन के माध्यम को क्षारीय कौन बनाता है? ऑप्शन देखते हैं, क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं, हीमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं, श्वेत रक्त कणिकाएं ये भी नहीं होगा, पित्त, हाँ पित्त जो यकृत से निकलता है यह हमारे भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? आपको पता होगा उत्सर्जन तंत्र यानी वृक्क, जिसको किडनी कहा जाता है। तो किडनी का पूछा जा रहा है क्रियात्मक इकाई। तो आपको पता होगा किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है, जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। और उसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? हिंदी में कहते हैं वृक्काणु। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि? आपको पता होगा इस चैप्टर को अच्छे से अगर आप पढ़े होंगे, चैप्टर 3 को, ये चाहे आप अम्ल क्षारक और लवण वाले चैप्टर को पढ़े होंगे, चैप्टर 2 को, तो आपको पता होगा कि H+ आयन ही है जो अम्लीय गुणधर्म को दर्शाता है। H+ आयन का निर्माण होगा, अम्लीय गुणधर्म प्रदर्शित होगा, निर्माण नहीं होगा, अम्लीय गुणधर्म प्रदर्शित नहीं होगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? प्रदर्शित नहीं करता है, वो भी जल की अनुपस्थिति में। तो आपको पता है कि जल की अनुपस्थिति में H+ आयन का निर्माण नहीं होता है। जब निर्माण नहीं होगा तो अम्लीय गुणधर्म प्रदर्शित नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? देख लीजिए, ऑप्शन ए है, उसमें H+ आयन उपस्थित होते हैं, तो उपस्थित होगा तो प्रदर्शित करेगा। तो ये हो जाएगा गलत। सेकंड है, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, ये हमारा हो जाएगा सही। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है? सही है। नेक्स्ट है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से, अंडे का जो कवच होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। तो देखिए, अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। देखिए, चूने का पानी को अगर कोई दूधिया कर सकता है तो वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम लोग देखते जाते हैं एक एक करके। क्या बोल रहा है? कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है, तो ये तब रिलीज करेगा जब यह किसी न किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
सोडियम क्लोराइड अम्ल नहीं है, HCl अम्ल है। तो देखिए जब ये HCl से अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, प्लस में बन जाएगा जल और प्लस में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए नीला को लाल कौन करेगा, हम लोग देख चुके हैं कि नीला को लाल कौन करेगा, अम्ल करेगा। और अम्ल, इसका पीएच समझौता क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि अम्ल का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए 7 से कम कौन सा है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है। आपको पता होगा कि अमीबा भोजन को ग्रहण करता है कुटपाथ के माध्यम से, लेकिन जब भोजन भीतर चला जाता है, मान लीजिए यहाँ भोजन है, तो इसको हम लोग कहते हैं खाद्य रसधानी। ये जो राउंड वाला भाग है इसको खाद्य रसधानी या भोजन रसधानी कहा जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलते हैं। ऑप्शन है मुंह, बिल्कुल गलत। केंद्रक, बिल्कुल गलत। कूटपाद, बिल्कुल गलत। कूटपाद से भोजन को ग्रहण करता है, वहाँ पाचन नहीं करता है। खाद्य रिक्तिका बिल्कुल सही हो जाएगा। खाद्य रिक्तिका कहिए या खाद्य रसधानी कहिए या भोजन रसधानी कहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट है, पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है। तो जब आप पढ़ेंगे आमाशय के बारे में तो आपको पता होगा कि आमाशय में निकलता है जो रस स्रावित होता है, जिसे हम लोग जठर रस कहते हैं। और जठर रस में एक एंजाइम उपस्थित होता है जिसे हम लोग पेप्सिन एंजाइम कहते हैं। और ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। आप पढ़िएगा कि पेप्सिन एंजाइम आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, तो पेप्सिन करेगा। नेक्स्ट है, निम्न में किस जीव में प्राणी संभोजी पोषण होता है। प्राणी संभोजी पोषण मतलब प्राणी संपोषण। अमरबेल बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये परजीवी है। कवक नहीं होगा, ये सहजीवी पोषण करता है। आम के बारे में देखिएगा तो ये स्वपोषी पोषण करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आप जानते हैं कि कूटपाद के माध्यम से अमीबा के क्या करता है, अपने भोजन को ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राणी संभोजी पोषण कौन करता है, तो ऑप्शन सी अमीबा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। अगर आप इस फिगर को ढंग से देखें तो आपको पता होगा कि ये फिगर है ब्रायोफिल्म की पत्ती है। ब्रायोफिल्म की पत्ती क्या होती है, ब्रायोफिल्म की पत्ती एक ऐसी पत्ती है जिसके पत्ती से एक नया पौधा निकल सकता है, यानी इसका पत्ती इस पौधे का कायिक भाग कहलाता है। तो आपको पता होगा कि जिस भी पौधे के कायिक भाग से एक नए पौधे का जन्म हो जाए तो जनन की उस विधि को हम लोग क्या कहेंगे, कायिक प्रवर्धन कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, कायिक प्रवर्धन। बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थिति में नवोद्भिद में विकसित होता है। मतलब जो बीज होता है, किसी भी अगर देख लें हम लोग, किसी भी पौधे का बीज हम लोग देख लें, क्या बोल रहा है, बीज में भ्रूण होता है जो नवोद्भिद मतलब धीरे धीरे एक नए पौधे का यहाँ से जन्म होता है। बीज से एक नए पौधे का जन्म होता है। तो यही बोल रहा है कि बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थिति में नवोद्भिद में विकसित होता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, निषेचन, परागन, अंकुरन या संलयन। तो आपको पता होगा कि बीज से जब एक नए पौधे का जन्म होने लगता है तो इसको क्या कहते हैं, अंकुरन। हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, गर्भाशय के किस भाग में निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो जब आप गर्भाशय के बारे में आप देखेंगे तो गर्भाशय में हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक ट्यूब कहलाता है जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। हिंदी में उसे अंडवाहिका कहा जाता है। इसी जगह पे क्या होता है, तो इसी जगह पे निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन प्लेसेंटा बिल्कुल नहीं। प्लेसेंटा क्या है, तो प्लेसेंटा जब भ्रूण का विकास होता है तो उस भ्रूण को पोषण देने का जो काम होता है उस पूरी प्रक्रिया को प्लेसेंटा कहते हैं। ग्रीवा नहीं होगा, अंडाशय भी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, डिंब वाहिनी, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जल विद्युत यानी पानी से विद्युत प्राप्त करना, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं डैम के बारे में। डैम का निर्माण करके, बांध का निर्माण करके जो बिजली का उत्पादन किया जाता है
उसके लिए कौन सा कथन सही है? अनवीकरणीय है, बिल्कुल गलत। ये तो नवीकरणीय होता है, बारिश के माध्यम से फिर डैम में पानी जमा हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, बिल्कुल नहीं। इसमें कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, इसमें गोबर का उपयोग होता है। तो आपको पता होगा कि जल विद्युत में गोबर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट होते हैं? क्योंकि डैम के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा भूभाग लगता है। जिस भूभाग में डैम का निर्माण किया जाता है, जहाँ पर वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है या फिर बरसाती नदियों के पानी को एकत्रित किया जाता है। आप जानते हैं कि नदियों के में बांध बना दिए जाते हैं, रोक दिया जाता है नदियों के पानी को, उसी को डैम बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि बड़े से भूभाग में जल के फैलाव हो जाने से वहाँ पर क्या होता है, कृषि कार्य बाधित हो जाता है। अगर उस ज़मीन पर पहले खेती होती थी तो डैम के निर्माण के बाद वहाँ खेती नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हमारा, सौर सेल के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? मतलब हम लोग सौर सेल का जो उपयोग करते हैं, सोलर प्लेट का जो इस्तेमाल करते हैं, उसकी सीमाएं क्या है, उसकी कमियां क्या है? पहला है, इसमें केबल बिछाने की आवश्यकता होती है। केबल बिछाने की ज़रूरत उस तरह से नहीं होता है। सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, तो सौर ऊर्जा का तो उपयोग बिल्कुल होता है, ये इसकी सीमा नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि ये मेन पॉइंट है इसका। नेक्स्ट ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकता है, तो ये भी अच्छी बात है, ये तो सीमा नहीं होगा इसका। नेक्स्ट है, ये अत्यधिक महंगा है। जी हाँ, ये अत्यधिक महंगा है। जब सोलर प्लेट, एक छोटा सा सोलर प्लेट आप खरीदने जाइएगा तो आपको महंगा पड़ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोलर प्लेट की अगर सीमा के बारे में देखा जाए तो वह अत्यधिक क्या होगा? महंगा होगा। जब एक बड़े से भूभाग पे आप सोलर प्लेट लगाना चाहिएगा तो उसमें आपको बहुत अधिक कॉस्ट पड़ेगा, बहुत अधिक लागत होगी उसमें। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की सीमा। नाभिकीय ऊर्जा, आपको पता होगा कि एक नाभिकीय ऊर्जा में दो प्रकार से आप पढ़े होंगे, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। संलयन और विखंडन। संलयन में पढ़े होंगे, जब हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करता है तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। यही प्रक्रिया सूर्य के केंद्र में चल रहा है। नाभिकीय विखंडन क्या है? जब एक भारी तत्व का नाभिक टूट करके हल्के तत्व के नाभिक में बदल जाता है तो इसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन, जो कि परमाणु बम वगैरह में या फिर परमाणु रिएक्टर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है उसको, जिसमें खास करके यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। यूरेनियम का खार का इस्तेमाल किया जाता है नाभिकीय विखंडन में। तो यहाँ पूछ रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमा है, क्या कमियां हैं उसकी। पहला ऑप्शन, इसमें यूरेनियम का उपयोग होता है, तो ये कोई सीमा नहीं हुई, ये तो सिर्फ हो गया कि यूरेनियम एक भारी नाभिक है इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होता है, तो ये भी बिल्कुल अच्छी बात है कि नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से हम लोग विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ये उसकी सीमा नहीं है बल्कि उसकी कह सकते हैं कि उसकी विशेषता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोयला या पेट्रोल वगैरह को जलाते हैं और आप नाभिकीय ऊर्जा के विखंडन या संलयन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो नाभिकीय ऊर्जा में जो ऊर्जा प्राप्त होगी वह कार्बन यौगिक के दहन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इसका कोई लिमिट नहीं है अधिक होने का। ये तो बहुत अच्छी बात है, विशेषता कह सकते हैं, तो कमी नहीं है। नेक्स्ट है, नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होती है। ये सही है कि नाभिकीय अपशिष्ट जो प्राप्त होता है उसके भंडारण में काफ़ी समस्या होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है? मतलब जिस ऊर्जा का उपयोग करने से पर्यावरण का प्रदूषण बहुत कम हो, इन चारों में देख लीजिए जिसमें सबसे कम होगा। तो पहला है लकड़ी, धुआं निकलता है, कोयले से भी धुआं निकलता है, एलपीजी और सीएनजी। यहाँ पे दो है जो कह सकते हैं कि बहुत हद तक सही है, लेकिन इन दोनों का अगर हम लोग कंपेयर करें तो सीएनजी हमारा क्या हो जाएगा? एक प्रकार का एलपीजी से भी बेहतर ईंधन कहलाएगा, क्योंकि इसमें धुआं बिल्कुल ही नहीं निकलती है। तो हमारा सीएनजी क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा माना जाएगा इन चारों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोलियम,
या फिर प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन के बारे में आपको जानना है कि निम्न में से किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहला है तापीय विद्युत संयंत्र। तो जीवाश्म ईंधन को हम लोग जलाएंगे तभी ताप यानी कि ऊष्मा प्राप्त होगा, हीट यानी ऊष्मा। जैसे हम लोग पहले देख चुके थे तापीय विद्युत संयंत्र थर्मल पावर प्लांट, उसमें जीवाश्म ईंधन को ही जलाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए, जल विद्युत संयंत्र, इसमें पानी के इस्तेमाल से बांध बना करके विद्युत उत्पन्न किया जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। नाभिकीय विद्युत संयंत्र, इसमें नाभिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी जीवाश्म ईंधन के द्वारा नहीं होगा। और भूतापीय ऊर्जा स्रोत, मतलब ज़मीन के नीचे के तापमान से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो भूतापीय ऊर्जा स्रोत है, तो यहाँ पे ये भी आपका सही नहीं होगा। तो फाइनली आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रकाश की किरण गमन करती है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, सीधी रेखा में। नेक्स्ट है परावर्तन के नियम लागू होते हैं। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न आने लगा है। अब परावर्तन के नियम लागू होते हैं, तो परावर्तन का नियम अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि परावर्तन का नियम होता है कि अगर किसी भी सतह से परावर्तन होता है तो एंगल आई और एंगल आर का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये परावर्तन का नियम, दूसरा नियम था ये, तो इसी को लेकर फिलहाल हम लोग चलते हैं। तो देख लीजिए परावर्तन का नियम किस पर लागू होगा, ऑप्शन ए केवल समतल दर्पण पर। तो देखिए समतल दर्पण पे तो लागू होता है, सही है, लेकिन केवल उसी में लागू होता है, ये नहीं है। अवतल दर्पण, इस पर भी लागू होता है, लेकिन केवल अवतल दर्पण, बिल्कुल गलत। उत्तल दर्पण पे भी लागू होता है, लेकिन केवल उत्तल दर्पण, बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, सभी परावर्तक पृष्ठ पर, यानी जहाँ भी प्रकाश का परावर्तन होगा वहाँ परावर्तन के नियम जरूर लागू होंगे। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है हमारा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या अगर 20 है तो फोकस होता है r/2, यानी 20/2, काटेंगे तो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो, जब भी कोई वस्तु अवतल दर्पण में उसके वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आपको पता है कि जब वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वापस वक्रता केंद्र पर भी आकर के बनता है, वस्तु के बराबर आकार का बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अगर आप देखेंगे अवतल दर्पण के बारे में, तो अवतल दर्पण का आप क्लास 10th में 6 फिगर पढ़े होंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने को लेकर के। 6 में 5 बार आप देखे होंगे कि वस्तु का हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक कंडीशन, कब, जब वस्तु F और P यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होता है, और जब दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है तो उस समय क्या होता है सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन जाता है, यानी अवतल दर्पण में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और आभासी भी। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही, जिसमें लिखा है ए और बी दोनों, यानी आभासी और वास्तविक दोनों। नेक्स्ट है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपको पता है कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यह वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा बनाता है, जिससे इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक हो जाता है, यानी पीछे के पूरे रोड को आप एक छोटे से दर्पण में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपको पता है कि सोलर दर्पण में प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करना पड़ता है, और यह काम केवल और केवल कौन कर सकता है, तो अवतल दर्पण कर सकता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। आप इसमें आराम से देख सकते हैं, ZnO से जिंक बन गया, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई, तो ये उपचयन तो नहीं हुआ। C से CO हो गया, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन का क्या हो रहा है,
उपचयन हो रहा है। तो आपका ऑप्शन बी क्या बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, दिए गए समीकरण में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो आप इसको देख सकते हैं, मिला सकते हैं। ऑप्शन ए में देखिए कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम की मात्रा 1 है। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे 2 और 2 कितना है 4। यहाँ भी देख सकते हैं कि 3 और 1 ऑक्सीजन की मात्रा 4 है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन की मात्रा क्या है 2 है। कार्बन की मात्रा अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी 1 है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ही क्या है बिल्कुल सही है। तो आप बाकी ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन जब पहला ऑप्शन सही हो गया तो बाकी को चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो आप इसमें देख लीजिए, एक समीकरण दिया हुआ है जहाँ है लेड और कॉपर क्लोराइड। यहाँ पे बन रहा है क्या, लेड क्लोराइड और कॉपर, यानी लेड कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? बहुत आसान है, ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? गंधीय सूचक यानी जिसको अम्ल या क्षारक में गंध बदल जाता हो उसे कहते हैं गंधीय सूचक। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका देखिए ऑप्शन है हल्दी, लिटमस, चाइना रोज। इन तीनों के बारे में देखिएगा तो इन तीनों का रंग बदलता है, यानी आपका ऑप्शन डी क्या होगा, प्याज बिल्कुल सही होगा। प्याज को जब अम्ल में डुबोइएगा, जब क्षारक में डुबोइएगा, तो दोनों कंडीशन में इसका गंध क्या होता है, बदल जाता है। अगला प्रश्न, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग होता है? देखिए हम लोग पहले भी इसको देख चुके हैं, यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। हड्डियों को जोड़ने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका डी होगा, जहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, CaSO लिखा है वहाँ SO4 होना चाहिए था, तो आप सुधार लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? ऑप्शन है CaCO3। देखिए ऑप्शन बी सेम आ गया, ये बिल्कुल गलत होगा। CaCO3 कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी को देख लीजिए, CaOCl2। और ऑप्शन लास्ट है आपका, इसमें भी देखिए ओ रिपीट हो चुका है 2 बार, यहाँ सिर्फ लिखा होगा CaOH2। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन को रिपीट है छोड़ दीजिए, तीसरा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और चौथा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता होगा विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2, यानी आपका ऑप्शन से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अच्छा, इसमें गलती से चित्र छूट गया है, तो चलिए छोड़िए इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में आपको पता होगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल संतरा नींबू में, सॉरी एसिटिक अम्ल के बारे में अगर आप देखते हैं तो एसिटिक अम्ल क्या होगा, तो एसिटिक अम्ल अम्लीयता की कंडीशन, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू संतरा में, लैक्टिक अम्ल दही वगैरह में। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ ABCD का pH मान दिया हुआ है 2, 7, 10 और 14, यानी 4 पदार्थ हैं A, B, C और D। इसका pH मान 2, B का है 7, C का है 10 और D का है 14। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इनमें कौन अम्ल है? बहुत आसान सा, जिसका 7 से कम होगा, तो 7 से कम किसका, A का, तो यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अच्छा, चित्र बार बार छूट जा रहा है, देखिए इसमें भी चित्र छूट गया है, तो इस प्रश्न को हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। हम लोग चित्र वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेंगे, ऐड कर दिया जाएगा अगले वीडियो में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रकाश संश्लेषण में प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप बनता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप बनता है? तो आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 प्लस H2O, 6CO2 6H2O जब मिलते हैं तो बनता है C6H12O6 प्लस 6
O2, यानी ये ऑक्सीजन जो बना, ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो आप इसको देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड के जब टूटता है तो क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन। साथ ही साथ जब जल भी टूटता है तो क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो देखिए ऑप्शन में जल भी दे दिया है और कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप जल वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि जल का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाता है। हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है ग्लूकोज के निर्माण में, C6H12O6। कार्बन डाइऑक्साइड से जाकर हाइड्रोजन मिल जाता है और बना लेता है क्या? ग्लूकोज। तो हम लोग यहाँ पे किस ऑप्शन को टिक करेंगे? ऑप्शन ए जो है हमारा जल। नेक्स्ट है शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? ऑप्शन है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। बहुत आसान सा प्रश्न है। आपको पता है कि शरीर से बाहर जब अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में हम लोग देख चुके हैं कि अमीबा क्या करता है? अमीबा कुटपाद के माध्यम से भोजन को ग्रहण करता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। तो यहाँ पे आपका अच्छा ऑप्शन डी सी उल्टा पल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संपोषण कहिए या प्राणी संभोजी पोषण कहिए, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो ध्यान दीजिएगा, पेप्सिन पाया जाता है अमाशय में, ट्रिप्सिन पाया जाता है, जब आप पढ़िएगा तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है अग्न्याशय से, लाइपेज भी निकलता है अग्न्याशय से, लेकिन टाइलिन जो है ये पाया जाता है लार में। जो हमारे मुख में लार ग्रंथियाँ होती है, लार ग्रंथि से जो लार निकलते हैं उस लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडन। देखिए पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो हम लोग कुछ देर पहले देख चुके थे कि पहले कोशिका द्रव्य में क्या होता है? तो कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज टूटता है, किसमें? पाइरुवेट में टूटता है, पाइरुवेट में। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद पाइरुवेट जो है सो टूटता है पुनः से फिर और देता है ऊर्जा हम लोगों को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जल भी बनता है। तो ये प्रक्रिया कहाँ होता है? तो ये प्रक्रिया होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। पहली वाली प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में, और पाइरुवेट का टूटना, ऊर्जा प्राप्त करना, ये प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया, सही हो जाएगा। अगला है पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि जल और खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। और अगर भोजन होता तो क्या होता? फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? अच्छा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है, ये है प्रश्न। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुखी में सहायक है। क्या बोला? निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? ऑप्शन है जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक, जल का अवशोषण करके इसको जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुखी गति में सहायक है। अगले ऑप्शन को देख लेते हैं, यह पौधों में ताप का नियमन करता है। अगले ऑप्शन को देख लेते हैं, यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है, और यह भोजन का संवहन करता है। तो पूरी तरह से यहाँ पूछ रहा है कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है, तो यहाँ फाइनली आपका क्या हो जाएगा? भोजन का संवहन। ये जो हमारा चौथा ऑप्शन है, भोजन के संवहन में वाष्पोत्सर्जन का कोई कार्य नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं कि जल का अवशोषण मतलब मृदा से लेकर जो पत्तियों तक जल पहुंचाया जाता है, इसमें भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया अहम योगदान निभाता है। किस चीज़ में? तो आप वहाँ पढ़िएगा कि जल की सांद्रता में कमी करता है, जिससे जल जो है सो जड़ से पत्तियों तक वापस पहुँचने लगता है। नेक्स्ट है जल में पौधों में ताप का नियमन होता है। बिल्कुल, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो तापमान में परिवर्तन होगा। और अगला ऑप्शन है हमारा जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल देता है। बिल्कुल, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, सांद्रता में कमी होती है, तो जो है सो जल के परिवहन के लिए आवश्यक बल मिलता है।
लेकिन जो चौथा ऑप्शन है भोजन का संवहन, तो भोजन के संवहन में इसका कोई योगदान नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन एक लिंगी पौधा है, कौन एक लिंगी पौधा है, ऐसा पौधा जिसमें एक लिंग उपस्थित होता है। ऑप्शन है आम, पपीता, सरसों, गुड़हल। यहाँ देखिए आम भी दो लिंगी है, सरसों भी द्विलिंगी है, गुड़हल भी द्विलिंगी है, केवल और केवल पपीता एक ऑप्शन है हमारा जो केवल एक लिंगी पौधा है, यानी जिसमें केवल नर या फिर मादा लिंग ही उपस्थित होते हैं, यानी नर जननतंत्र या मादा जननतंत्र दोनों में से कोई एक पाया जाए तो उसे एक लिंगी पौधा कहते हैं, तो पपीता में केवल एक पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, तो आप फिगर को देख सकते हैं। ये फिगर किस चीज़ का है, तो ये फिगर है हमारा हाइड्रा का। और आपको पता है कि हाइड्रा में देख लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा उभार उत्पन्न हुआ और उभार धीरे धीरे विकसित होकर एक नया जीव बन गया। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ऑप्शन बी मुकुलन, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है। लड़कों में जो यौना अवस्था होता है उसमें जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो आपको पता होगा कि नर हार्मोन जो होता है, जिसको नर जनन हार्मोन भी आप कह सकते हैं, वही लड़कों में यौना अवस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों का नियंत्रण करता है। और नर जनन हार्मोन कौन सा है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बाकी आप देख सकते हैं इंसुलिन हार्मोन तो वो है नहीं, ये तो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, आपको पता है कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है सो थायरोक्सिन ग्रंथि गले में पाई जाती है, जो थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है, जो उपापचयी क्रियाओं में जो योगदान करता है, और इसकी कमी से घेंगा रोग होता है। और प्रोजेस्टेरोन ये क्या है, ये मादा लिंग हार्मोन है, या कह सकते हैं कि मादा जनन हार्मोन है। तो आपका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग बाकी के 100 क्वेश्चन को देख लेंगे। यानी इसमें आपको पहले ही बताया गया कि 200 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। तो ये आपका एक क्विक रिविजन हो जा रहा है टर्म 1 का। तो हम लोग इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और इस वीडियो को यही क्लोज करते हैं। और हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग अगले वीडियो में बाकी 100 क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और हम लोग इसका पार्ट 2 बना लेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और वीडियोस में अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए धन्यवाद। तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।